अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से बता दें प्लीज़ एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से सब रिप्लाई करके बता दें ताकि मैं आज की क्लास स्टार्ट कर सकूं एवरीवन। ओके ग्रेट। तो देखें, लास्ट क्लास में हमने जो है सोल ट्रेडर का क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया था, ठीक है जी। और जो पहला क्वेश्चन था सोल ट्रेडर का पास्ट पेपर, उस क्वेश्चन के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी थी, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दी थी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के शुरू के 10 मिनट लूंगा और जो एडजस्टमेंट्स मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व करवाई थी उन सारी एडजस्टमेंट्स का एक बार दोबारा आप लोगों को क्विक ओवरव्यू दूंगा। फिर आज की क्लास में जो क्वेश्चन है ना, इसकी हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर इस क्वेश्चन को खत्म करना है, ठीक है। फिर मैं लूंगा आप लोगों की एक और क्लास जिसमें मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। फिर आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम होगा थर्सडे वाले दिन, 8 ऑफ जनवरी को, ठीक है जी। सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। क्या सीन है भाई? क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर लिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली थी, लेकिन एक बार एडजस्टमेंट्स का दोबारा क्विक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था शोबी इज अ सोल ट्रेडर। शोबी एक सोल ट्रेडर है, सिंगल ओनर बिजनेस है। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 सितंबर 2018। बिजनेस का ईयर एंड हुआ 30 सितंबर 2018 को, और शोबी के बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, ठीक है। ये सारी हमने चीजें देख ली थी, लास्ट क्लास में पढ़ ली थी क्या क्या गिवन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से मैं आपको बता देता हूं। रेवेन्यू गिवन थी, रेवेन्यू को सेल्स कहते हैं, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स को परचेज रिटर्न को का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट डेट को इन्वेंट्री गिवन थी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी, यस। ये मैंने एक बात आपको बताई थी कि डिस्पोजल के आगे अगर क्रेडिट लिखा होगा इट विल बी गेन, अगर डिस्पोजल के आगे डेबिट लिखा होगा इट विल बी लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। एंड सवाल के अंदर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको गिवन होगा वो हमेशा आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, ठीक है। इसके अलावा यस, और एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, बैंक लोन से पहले जो परसेंटेज लिखा हुआ होता है ना, वो उसके पूरे 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है ना उसका परसेंटेज होता है, ओके। ये कुछ, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें स्किम कर ली थी कि हमें क्या क्या गिवन है, ओके। अब मैंने क्या बोला था, बच्चों को लग रहा होता है कि बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस फॉर्मेट फॉलो करना है और इस इंफॉर्मेशन से एक इनकम स्टेटमेंट एसओएफ भी बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग जब नेक्स्ट पेज पर गए थे तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन ऊपर सवाल में इंक्लूड या एडजस्ट नहीं हुई हुई होती। तो पहले ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनको हमने ऊपर सवाल में पहले एडजस्ट करना है, इस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करना है। ये करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड या करेक्टेड इंफॉर्मेशन आएगी जिससे इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। और लास्ट क्लास में ना हम सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ मैं 10 मिनट्स लूंगा और दोबारा से जो है ना एक बार क्विक ओवरव्यू करूंगा, आप लोग क्विक ओवरव्यू दूंगा सारी एडजस्टमेंट्स का। देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 19,500। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको इन्वेंट्री गिवन है, ये कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्योंकि सवाल में तो गिवन थी ओपनिंग इन्वेंट्री, फर्स्ट डेट को जो इन्वेंट्री गिवन थी वो ओपनिंग। अब दो ही तो इन्वेंट्री होती हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। बेटा ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन है तो ये कौन सी इन्वेंट्री होगी? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, ठीक है जी। और साल के आखिरी डेट पे एडजस्टमेंट गिवन है तो ये साल के आखिर की इन्वेंट्री होगी, ठीक है। एडजस्टमेंट में ऑलवेज गिवन ही क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी हमारी, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 अच्छी एडजस्टमेंट थी, दोबारा सुन लें। शोबी हैड टेकन 4700 गुड्स फॉर हिज ओन यूज। शोबी ओनर है, ओनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए 4700 के गुड्स निकाल लिए, ठीक है। नो एंट्रीज हैड बीन रिकॉर्ड इन द बुक्स, लेकिन इसके ऊपर कोई एंट्री रिकॉर्ड की गई नहीं है, ठीक है। तो बेटा ओनर बिजनेस से कुछ भी निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए उसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ओनर ने 4700 के गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, मतलब 4700 की ड्राइंग्स कर ली, लेकिन इस ड्राइंग्स को ऊपर रिकॉर्ड नहीं करा, इंक्लूड नहीं करा होगा ड्राइंग्स में, ठीक है। तो ये 4700 ड्राइंग्स हैं, ये ऊपर ड्राइंग्स में जाकर ऐड हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमने ऐड नहीं की, तो अब हम जाकर ऐड कर देंगे। तो हम लोग तभी ऊपर गए थे और ड्राइंग्स के अंदर जो है ना हमने 4700 ऐड कर दिया था, तो हमारे पास करेक्ट टोटल ड्राइंग्स आ गई थी।
अब ये करेक्टेड टोटल ड्राइंग्स है बेटा, ये टोटल ड्राइंग्स जो है ना 16,600, ये एसओएफपी में भी जाती हैं। टोटल ड्राइंग्स एसओएफपी में जाती हैं, ठीक है। कुछ ड्राइंग्स हैं जो इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। अब टोटल ड्राइंग्स नहीं जाती इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में खाली गुड्स ड्रॉन जाता है, गुड्स की ड्राइंग्स जाती हैं। तो अगर हमें खाली गुड्स की ड्राइंग्स चाहिए हो तो वो ये एडजस्टमेंट में गिवन थी, यहाँ लिखा हुआ था 4700 गुड्स फॉर हिज ओन यूज। तो हमने इसको यहाँ मेंशन कर लिया था कि यार ये 4700 अलग से जो है ना ये गुड्स ड्रॉन है। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, हल्का सा इंटरनेट प्रॉब्लम आया था, दैट इज रिजॉल्व नाउ, दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। सो आ जाए, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग ये एडजस्टमेंट नंबर 2 पर थे, मैं आपको क्विक ओवरव्यू दे रहा था एडजस्टमेंट नंबर 2 का। मैं आप लोग को यही बता रहा था कि ये जो 4700 है ये ड्राइंग्स हैं, और ये ऊपर इंक्लूड नहीं की, तो हमने ऊपर जाकर ड्राइंग्स में इंक्लूड कर दिया था, इसको ऐड कर दिया था 4700 को, तो हमारे पास करेक्टेड टोटल ड्राइंग्स आ गई थी, दैट वाज 16,600। ये जो टोटल ड्राइंग्स है बेटा ये एसओएफपी में जाती हैं। कुछ ड्राइंग्स इनकम स्टेटमेंट में भी जाती हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में टोटल ड्राइंग्स नहीं जाती, खाली गुड्स की ड्राइंग्स जाती हैं। तो जो खाली गुड्स की ड्राइंग्स हैं वो आपको यहाँ एडजस्टमेंट में गिवन थी, यहाँ लिखा हुआ था ना 4700 गुड्स फॉर हिज ओन यूज। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया था ये जो 4700 है ये गुड्स ड्रॉन है, ये इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, ठीक है। खाली गुड्स ड्रॉन इज दिस 4700 जो इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। अब ये 4700 गुड्स की ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स तो है ना, तो ये ऊपर टोटल ड्राइंग्स में भी इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं करा हुआ था इंक्लूड, तो ऊपर टोटल ड्राइंग्स में भी जाकर हमने इसको इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह, तो ये जो टोटल ड्राइंग्स का करेक्टेड आंसर आया था 16,600, ये एसओएफपी में जाएगा, ठीक है। वेर एज ये जो खाली गुड्स ड्राइंग्स है, गुड्स ड्रॉन है, ये इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 इस तरह हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर गए थे एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 3 में क्या हुआ था बेटा, रेंट पेबल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 9,000। रेंट पेबल इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ 9,000। रेंट पेबल एक एक्सपेंस है, उसमें 9,000 अमाउंट इंक्लूड हुआ हुआ था ऊपर, ऑफ 9,000 फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th November 2018। ये जो 9,000 ऊपर इंक्लूड हुआ हुआ है ना रेंट पेबल एक्सपेंस में, ये 9,000 6 मंथ्स का है, और वो 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं 30th November 2018 को। तो अब बच्चे बोलते हैं इधर हम क्या करें सर इस एडजस्टमेंट में। तो मैंने बताया था बेटा ऊपर जाकर देखें, आपके बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है 30th September 2018 को, तो आपने रेंट एक्सपेंस लेना था 30th September 2018 तक का, लेकिन आपने ऊपर कब तक का इंक्लूड कर दिया, आपने 30th November 2018 तक का इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो आपके बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है 30th September को, लेकिन आपने रेंट ले लिया है 30th November तक का, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने का रेंट एक्सपेंस बेटा एक्स्ट्रा इंक्लूड हुआ हुआ था ऊपर, मतलब प्रीपेड था, ठीक है। तो जितना प्रीपेड होता है वो हमें ऊपर से माइनस करना होता है। तो बेटा 2 मंथ्स का जो प्रीपेड था वो हमने कैसे निकाला था, ये 9,000 6 मंथ्स का है, तो इनको 9,000 डिवाइडेड बाय 6 करा, और हमें 2 मंथ्स का चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करा, तो हमारे पास 2 मंथ्स का आ गया था 3,000। ये 3,000 से हमारा एक्सपेंस प्रीपेड है, रेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो ऊपर गए थे, रेंट एक्सपेंस में से 3,000 माइनस कर दिया था, और करेक्टेड अमाउंट हमारे पास रेंट एक्सपेंस, रेंट पेबल एक्सपेंस का आ गया था 12,000। ये 12,000 इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाना था, और हमने पढ़ा हुआ है कि जितने से एक्सपेंस अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी जाता है। तो 3,000 से जो है हमारा एक्सपेंस प्रीपेड था, एक्सपेंस प्रीपेड का मतलब पे करना था, एक्स्ट्रा पे कर दिया एक्सपेंस, तो पैसे वापस मांगते होंगे। तो ये 3,000 जो है ये करंट एसेट है, अदर रिसीवेबल में जाएगा एसओएफपी में, ओके। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने की थी। एडजस्टमेंट नंबर 3 के बाद हम लोग मूव ऑन करे थे लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट नंबर 4 पर,
जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड वर 2600 एंड वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड वर 1700। ठीक है, जनरल एक्सपेंस 2600 से अक्रूड था और वेजेस एंड सैलरीज 1700 से अक्रूड थी। देखें ये एक्सपेंस अक्रूड है, एक्सपेंस अक्रूड का मतलब इस साल का एक्सपेंस था, इस साल का एक्सपेंस था तो ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा। अक्रूड वाली चीज हमने ऐड करनी होती है, प्रीपेड वाली चीज हमने माइनस करनी होती है। ठीक है, तो बेटा जनरल एक्सपेंस में हमने 2600 ऐड करा था तो हमारे पास जनरल एक्सपेंस का करेक्टेड अमाउंट आ गया था, और वेजेस एंड सैलरीज में हमने 1700 ऐड करा था तो वेजेस एंड सैलरीज का करेक्टेड अमाउंट आ गया था। ये जो वेजेस एंड सैलरीज का करेक्टेड अमाउंट है और जनरल एक्सपेंस का करेक्टेड अमाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे एक्सपेंस में। लेकिन ये जो हमारा एक्सपेंस जितने से अक्रूड था ना 1700 और 2600, एक्सपेंस जितने से अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में जाता है। तो ये 1700 2600 एसओएफपी में जाएंगे कहां पर? एक्सपेंस अक्रूड का मतलब बेटा एक्सपेंस पे कर, इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, पे नहीं करा, सामने वाला पैसे मांगता होगा, पे करने हैं, पेबल है ये। तो ये 1700 2600 दोनों अदर पेबल हैं, एसओएफपी में करंट लायबिलिटी में जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो है एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में सॉल्व की थी। अब चलते हैं, देखो एडजस्टमेंट 5 में क्या किया था। रेंट रिसीवेबल ऑफ 150 वाज आउटस्टैंडिंग। रेंट रिसीवेबल 150 से आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अक्रूड। ठीक है, अक्रूड। तो अब हमारा जो रेंट रिसीवेबल इनकम होती है वो 150 से आउटस्टैंडिंग है, मतलब अक्रूड है। बेटा जो भी चीज अक्रूड है वो ऊपर जाकर ऐड हो जाती है, तो हमारी जो रेंट रिसीवेबल इनकम है उसमें 150 ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर गए, रेंट रिसीवेबल इनकम जो हमारी थी, रेंट रिसीवेबल इनकम हमारी थी 150, उसमें हमने 150 ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो है रेंट रिसीवेबल इनकम का करेक्टेड अमाउंट आ गया, दैट वाज 8650। ये करंट ईयर की टोटल इनकम का अमाउंट है, ये इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकम जितने से अक्रूड या प्रीपेड हो उतना हिस्सा एसओएफपी में भी जाता है। तो ये 150 से हमारी इनकम अक्रूड है, ये 150 एसओएफपी में जाएगा कहां पर? इनकम अक्रूड का मतलब इस साल की इनकम थी, मिली नहीं, नहीं मिली तो हम सामने वाले से पैसे मांगते होंगे। ये 150 हमने रिसीव करना है, रिसीवल है, अदर रिसीवल करंट एसेट में जाएंगे, अदर रिसीवल के नाम से। ओके, तो इस तरह हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5 सॉल्व करने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 6 पर गए थे। दैट वाज अ वेरी इजी एडजस्टमेंट। ऑन 26 सितंबर 2018 अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 12,000 वाज परचेज्ड बाय चेक। बेटा 26 सितंबर 2018 मतलब करंट ईयर में, करंट इन द करंट ईयर, अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 12,000 वाज परचेज्ड बाय चेक। हमने 12,000 की मोटर व्हीकल खरीदी है बाय चेक। नो एंट्रीज हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, लेकिन इसको ऊपर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो देखिए बेटा मोटर व्हीकल खरीदी 12,000 की, तो ऊपर ही क्या हो जाएगा, मोटर व्हीकल की कॉस्ट में जाकर 12,000 ऐड हो जाएगा। क्योंकि खरीदी है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट में 12,000 ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करा, हमने ऐड नहीं करा, तो अब करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तो 12,000 हमने ऐड कर दिया, मोटर व्हीकल की करेक्टेड कॉस्ट हमारे पास आ गई, दैट इज 52,000। उसके बाद भाई चेक 12,000 पे करे थे, तो बैंक से 12,000 चले गए ना, तो बैंक से 12,000 चले गए, माइनस होने चाहिए थे, लेकिन हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं करे, हमने माइनस नहीं करे, तो अब हम जाकर माइनस कर दिया था हमने ऊपर बैंक से। बैंक वॉज 13,350, वहां से 13,000 माइनस हुआ, तो अब बैंक का जो करेक्टेड बैलेंस है दैट इज 1350 डेबिट पॉजिटिव बैलेंस। ओके, अब उसके बाद एडजस्टमेंट 6 के बाद यस एडजस्टमेंट 7। एडजस्टमेंट 7 का बेटा क्या सीन था, एडजस्टमेंट 7 का कुछ इस तरह का सीन है कि depreciation is to be charged on all non-current asset own at the end of the year as follows। करंट ईयर में नॉन करंट एसेट्स पे कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी ये आपको बता दिया गया है। ठीक है जी, क्या बोला हुआ है, एन अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर द 10 ईयर लीज होल्ड प्रेमिसेस। देखिए प्रेमिसेस पे, प्रेमिसेस पे कितनी डेप लगेगी, आपको प्रेमिसेस की लाइफ बता दी गई, और हमने डेप्रीसिएशन के टॉपिक में पढ़ा था जब भी नॉन करंट एसेट की लाइफ बता दी जाए तो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का लाइफ वाला फॉर्मूला लगेगा करंट ईयर की पर ईयर डेप निकालने के लिए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का लाइफ वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, और करंट ईयर की डेप निकाल ली थी किस पर, प्रेमिसेस पर। तो बेटा लाइफ वाला फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। प्रेमिसेस की कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी 1,20,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू पूरे सवाल में कहीं नहीं गिवन, जब नहीं गिवन हो तो जीरो होती है, तो कॉस्टली हमने 120,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू जीरो डिवाइड बाय लाइफ वॉज 10। तो करंट ईयर की डेप्रीसिएशन प्रीमिसेस के ऊपर 12,000 आ गई थी। मोटर व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मोटर व्हीकल्स पे 25% डेप लगेगी आरबीएम मेथड से। बेटा आरबीएम मेथड से कैसे डेप निकालते हैं, पहले नॉन करंट एसेट की कॉस्ट लेते हैं, हमने ऊपर गए मोटर व्हीकल की कॉस्ट ली बेटा, करेक्टेड कॉस्ट लेंगे 52,000, उसकी पुरानी डेप, बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप, मोटर व्हीकल्स पे पुरानी डेप लगी हुई थी 10,000, तो 52,000 माइनस 10,000
नेट बुक वैल्यू आ गई 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो करंट ईयर की डेप आ गई 10,500 मोटर व्हीकल्स पर। फिक्सेस एंड फिटिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। अब यहाँ नहीं बताया हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड है या आरबीएम मेथड है, लेकिन लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट। बेटा कौन से मेथड में कॉस्ट पे डेप लगती थी? स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज होता था ना, कॉस्ट पर डेप स्ट्रेट लाइन मेथड में लगती है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप लगेगी, तो परसेंटेज गिवन है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे, करंट ईयर की डेप आ जाएगी। तो ऊपर जाते हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी थी बेटा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट थी 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 19,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, करंट ईयर की डेप आ गई थी फिक्सचर्स एंड फिटिंग की 1900। ओके, तो इस तरह एडजस्टमेंट 7 सॉल्व करने के बाद एडजस्टमेंट नंबर 8, द लास्ट एडजस्टमेंट, फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ट्रेड रिसीवल्स ऑफ 750 आर इरिकवरेबल। बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि इरिकवरेबल डेट जो है 750 है। आपके बेड डेट हो चुके हैं 750, कंफर्म हो गया कि 750 आपको नहीं मिलेंगे ट्रेड रिसीवल से। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। प्रोविजन कितना परसेंट बनाना है? 4% प्रोविजन बनाना है। यू गाइज नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आपको ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में कितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया वो चाहिए होता है, ऐसा ही है। तो निकाल लेते हैं इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर क्वेश्चन में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन होगा वो ओपनिंग प्रोविजन होगा। आप लोग ऊपर जाएं, सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, ये ओपनिंग प्रोविजन है 3,000, ठीक है। तो आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया? ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया 3,000, ठीक है। क्लोजिंग प्रोविजन बेटा हमेशा निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं? जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल है उनमें से जो पैसे इरिकवरेबल डेट हो गए माइनस करें, ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर आया, उसको मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज कर दिया। तो बेटा ऊपर गए साल के आखिर के जो ट्रेड रिसीवल्स हैं 23,250, वो लिए, इरिकवरेबल डेट हो गए 750, वो माइनस करे, तो ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर आया 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 4%, तो क्लोजिंग प्रोविजन आ गया 900। तो बेटा ओपनिंग प्रोविजन 3,000, क्लोजिंग प्रोविजन 900, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में 2,100 का डिक्रीज आ गया। एंड यू गाइस नो, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में जितना डिक्रीज आया हो, 2,100 का डिक्रीज आया, ये इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने लास्ट क्लास में सारी 8 एडजस्टमेंट सॉल्व की थी, 8 एडजस्टमेंट हमने सॉल्व की थी। मैंने जल्दी से स्पीड मार करना सारी एडजस्टमेंट्स का कोई ओवरव्यू दे दिया। सो वॉज एवरी एडजस्टमेंट क्लियर? ठीक है, क्या आप लोगों को एनी वन एनी प्रॉब्लम इन एनी एडजस्टमेंट प्लीज अभी बता दें, या आप सबको सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर है? जल्दी से वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का, ताकि हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना स्टार्ट करें। जल्दी से बता दें प्लीज, एवरीवन, वेटिंग। क्या आप सबको सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हैं? यस और नो? अहमद अभी आपको डिक्रीज किस तरह है बता देते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स बेटा? जन्नत आपका रिप्लाई नहीं आया, निमरा एंड मोहम्मद अहमद आपका भी रिप्लाई नहीं आया। मैं रिपीट कर देता हूँ अहमद, ये डिक्रीज इस तरह आया बेटा, इन्होंने यहाँ बोला हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। हमें प्रोविजन का इंक्रीज या डिक्रीज चाहिए होता है ना, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितना इंक्रीज आया डिक्रीज आया। तो हम सवाल में गए, सवाल में हमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन था बेटा, ये ओपनिंग प्रोविजन था। हमेशा ये ओपनिंग प्रोविजन ही होता है जो क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन गिवन होता है। तो ओपनिंग प्रोविजन हमारे पास 3,000 आ गया था। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे निकालते हैं। जो हमारे साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल होते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थे 23,250, वो हमने लिए, उसमें से जो इरिकवरेबल डेट हो गए पैसे माइनस करे, ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर आया 22,500, और उसको मल्टीप्लाइड बाय हमने जो प्रोविजन का परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोजिंग प्रोविजन आ गया 900। तो बेटा ओपनिंग प्रोविजन 3,000 है, क्लोजिंग प्रोविजन 900 है, तो आपस में माइनस करो, डिक्रीज आया ना, कितने का डिक्रीज आया? 2,100 का डिक्रीज आ गया। तो ये डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में जाएगा। अहमद इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं। ओके, अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा रिक्वायरमेंट नंबर 1। वेट कीजिएगा जरा, इस ये पहले से बनी हुई है और ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड वेट कीजिएगा। तो बेटा जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हमने आज की क्लास में दोनों सॉल्व करनी है। ओके, तो भाई रिक्वायरमेंट नंबर वन आपके सामने खोल दिया है, जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, हियर इज द रिक्वायरमेंट नंबर 1। बेटा रिक्वायरमेंट नंबर ए,
रिक्वायरमेंट नंबर ए। मीत, मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपकी क्वेरी का भी जवाब दे देता हूं। बेटा रिक्वायरमेंट नंबर ए क्या बोला हुआ है? प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। इनकम स्टेटमेंट बनानी है। बेटा लास्ट से लास्ट क्लास में आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट लिखवा दिया था पूरा, और पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया था, ठीक है। तो अगर किसी को हेल्प लेनी है तो आप लोग फर्स्ट टाइम हम फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आप लोग सामने फॉर्मेट रखकर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट, बनाना स्टार्ट करते हैं। यू गाइस नो सबसे पहले क्या आता है? सेल्स लेते हैं, उसमें से सेल रिटर्न लेस करते हैं, फिर फाइनल आंसर सेल्स का राइट कॉलम में जाता है, ठीक है। तो ऊपर गए बेटा, क्वेश्चन में सेल्स कितनी गिवन है? क्या आप लोगों को सेल्स गिवन है? यस, क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू सेल्स गिवन है 265,000। साथ साथ चेक कर लें क्या कोई सेल्स रिटर्न है या नहीं है। पूरा सवाल आप लोगों के सामने खुला हुआ है, क्या कोई सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में? ऊपर से लेकर नीचे तक चेक कर लें, सवाल में कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं है, तो मतलब सेल रिटर्न नहीं है तो नहीं आएगा। यही सेल्स का फाइनल आंसर है, दैट इज 265,000। तो डायरेक्ट इसको हम फाइनल आंसर कॉलम में डाल देंगे, रेवेन्यू 265। हाँ, अगर सेल्स रिटर्न होता तो बेटा फिर रेवेन्यू को जो है ना, डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में नहीं डालते, पहले कॉलम में लेते, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करते, लाइन बनाते, फिर फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाते। लेकिन क्योंकि सेल्स रिटर्न है ही नहीं, तभी यही सेल्स रेवेन्यू ही फाइनल आंसर है, तो उसको डायरेक्ट हम राइट कॉलम में ले गए। ओके, फाइनल आंसर कॉलम में। यू गाइस नो रेवेन्यू के बाद हम लोग हेडिंग डालते हैं, एक हेडिंग डलती है लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हेडिंग डालने के बाद इस हेडिंग के नीचे हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला लगाकर, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले में मैक्सिमम कितनी चीजें हैं? देयर आर 6 थिंग्स, मैक्सिमम 6। क्या है वो 6 चीजें? अगर आप लोग को याद हो, फॉर्मेट में लिखवाया था। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेज रिटर्न, लेस गुड्स ड्रॉन और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो आ जाए जरा, फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, क्वेश्चन में गिवन है शायद, यस। कितनी है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन? ऊपर चलते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमें फर्स्ट डेट को इन्वेंट्री गिवन थी, आई होप आप लोगों को नजर आ गई हो, दैट इज 26,000, ठीक है। यस मीत, 26,000 इज ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद क्या करते हैं हम? ऐड परचेजेस, ठीक है जी। ऐड परचेजेस भी क्वेश्चन में शायद परचेजेस गिवन है, यस। क्वेश्चन में परचेजेस बेटा कितनी गिवन है, नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? बेटा जो परचेजेस गिवन है दैट इज 1,35,000। नीचे गए, एड परचेजेस 1,35,000। ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, एड कैरेज इनवर्ड्स। चेक कर लें पहले कैरेज इनवर्ड्स है भी या नहीं, कोई चीज ना गिवन हो तो उसको स्किप कर देते हैं। ऊपर चलते हैं बेटा, कैरेज इनवर्ड्स है या नहीं है? यस सर, कैरेज इनवर्ड्स है। कितना है सर? 3,100। ओके, तो एड कैरेज इनवर्ड्स 3,100। ऐड कैरेज इनवर्ड्स, उसके बाद बेटा लेस परचेज रिटर्न। चेक कर लें क्या कोई परचेज रिटर्न है या नहीं है। सर क्या क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को परचेज रिटर्न गिवन है? यस सर, रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से परचेज रिटर्न गिवन था, दैट वाज 8,200। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 8,200, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 8,200, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, और उसके बाद लेस गुड्स ड्रॉन। सर क्या क्वेश्चन में गुड्स ड्रॉन थे? देखो एडजस्टमेंट्स एक ही बार इस तरह रीड करनी है कि जहन में बैठ जाए एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ऊपर जाकर देखते हैं क्या गुड्स ड्रॉन थे या नहीं थे। आप लोगों को याद हो एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा, 4,700 गुड्स ड्रॉन गिवन थे। तो लेस गुड्स ड्रॉन 4,700, और उसके बाद लेस गुड्स ड्रॉन, और उसके बाद इन आखिरी चीज दैट इज लेस क्लोजिंग। बेटा लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन थी हमें। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज इन एडजस्टमेंट्स, ऑलवेज इन एडजस्टमेंट्स। ऊपर गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा कितनी थी? 19,500। तो बेटा लेस 19,500। सारी छः की छः चीज़ें गिवन थी, आपने ले ली लाइन से। तो अब क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस
परचेज रिटर्न माइनस गुड्स ड्रॉन माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, सब एडलेस करेंगे, फाइनल आंसर आएगा, राइट कॉलम में लेके जाएंगे, उसको ऊपर से माइनस करेंगे, सो वील गेट अ न्यू आंसर दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा। तो पहले सारी चीजें एडलेस कर कर कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर निकाल रहा हूं, जो राइट कॉलम में चले जाएगा फाइनल आंसर कॉलम में। तो बेटा 26,000 प्लस 135,000 प्लस 3,100 माइनस 8,200 माइनस 4,700 and then minus 19,500। यस 131,700 बेटा 131। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर लेस होता है तभी इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये सेल्स के फाइनल आंसर में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर, तो हमारे पास एक नया आंसर आ जाएगा, लाइन बनाएंगे नया आंसर जिसका नाम होगा ग्रॉस। ये हमारे पास सर ग्रॉस प्रॉफिट तो आ चुका है। ठीक है भाई, कितना आ रहा है? 265,000, कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, 265,000, 265,000 माइनस 131,700, हमारे पास आंसर आ जाता है 1,333,000। यस, बिल्कुल सही आंसर है 1,333। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है? एनीवन रिमेंबर क्या था फॉर्मेट में? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या हेडिंग डलती है? एड अदर इनकम्स। लेकिन मैंने कहा है, या मैं अभी कह रहा हूं, कि अदर इनकम की हेडिंग डालने से पहले सवाल में चेक कर लिया करें क्या कोई अदर इनकम है भी या नहीं। ठीक है, अगर कोई अदर इनकम नहीं होती, है ही नहीं क्वेश्चन में कोई अदर इनकम, फिर आप हेडिंग ही नहीं डालेंगे अदर इनकम की, ये सेक्शन ही स्किप कर देंगे, डायरेक्टली क्या डाल देंगे? लेस एक्सपेंसेस। लेकिन आ जाए, लेट्स चेक अदर इनकम है तो कितनी है, सब पे टिक लगवाते हैं आपको। तो आ जाए, लेट्स चेक। देखिए यार, ये सारे तो नॉन करंट एसेट्स गिवन है, इधर कोई अदर इनकम नहीं है। ये प्रोविजन फॉर डेप मतलब अक्यूमुलेटेड डेप, ये नॉन करंट एसेट्स की पुरानी डेप गिवन है। रेवेन्यू भी नहीं, परचेजेस भी नहीं, रिटर्न आउटवर्ड्स भी नहीं, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज नो, मोटर व्हीकल एक्सपेंस नो, रेंट पेबल नो, रेंट रिसीवल नो। यस, रेंट रिसीवल नो, क्यों भाई? यस, रेंट रिसीवल अदर इनकम है बिजनेस की। ओके, कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स नहीं, बैंक लोन, बैंक इंटरेस्ट पेड नो, इन्वेंट्री नो, हीट लाइट पावर एडवर्टाइजिंग नो, जनरल एक्सपेंस नो। दूसरी अदर इनकम भी मिल गई बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम होती है। यस, उसके बाद बैंक नो, ट्रेड पेबल्स नो, ट्रेड रिसीबल नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नो। बेटा सवाल में तो सिर्फ दो ही अदर इनकम है, लेकिन आफ्टर द क्वेश्चन हम लोग कहां जाएंगे? एडजस्टमेंट्स जाकर चेक करेंगे, हो सकता है एडजस्टमेंट्स में कोई अदर इनकम हो। तो पहले क्वेश्चन चेक कर लें, दो अदर इनकम मिल गई, उसके बाद लाजमी जाकर अदर सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करें, एडजस्टमेंट्स चेक करें। पहली एडजस्टमेंट में कोई अदर इनकम नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट में भी कोई अदर इनकम नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। देखो फिफ्थ में रेंट रिसीवल लिखा हुआ है, लेकिन उस पर ऑलरेडी हम ऊपर टिक लगा चुके हैं। ठीक है, तो यहां भी कोई नई अदर इनकम नहीं है। एडजस्टमेंट सिक्स में भी कोई अदर इनकम नहीं है, सेवन में भी कोई अदर इनकम नहीं है, एट में है बेटा, एट में अदर इनकम है। इररिकवरेबल डेट्स तो एक्सपेंस है, ये नहीं, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में डिक्रीज आया था ना। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में डिक्रीज आए तो जितना डिक्रीज होता है वो अदर इनकम में जाता है, तो ये रही थर्ड अदर इनकम, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब तो अब हम चलते हैं सारी अदर इनकम्स। बेसिकली टोटल वी हैव थ्री अदर इनकम्स इन द क्वेश्चन। नंबर वन, रेंट रिसीवल, जिसका करेक्टेड अमाउंट इज 8650, गेन ऑन डिस्पोजल 1800, 8650 1800, और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 2100। तो क्या थी भाई? सबसे पहली थी रेंट रिसीवल, दैट वाज 8650, 8650, और गेन गेन ऑन डिस्पोजल कितना था? 1800। 8650, 1800 एंड 2100। पहले तो हेडिंग डाली एड अदर इनकम, एड अदर इनकम। सबसे पहला क्या था? रेंट रिसीवल। यस, उसके बाद था गेन ऑन डिस्पोजल, और उसके बाद डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल दैट्स। यस, सारी अदर इनकम हो गई बेटा। एक मजे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जितनी भी प्लस माइनस वाली वर्किंग्स हैं वो आगे आपने ब्रैकेट में शो करना मैंडेटरी है, लाजमी है। लाजमी आप ब्रैकेट में वर्किंग शो करेंगे ही करेंगे।
क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, एक मार्क वर्किंग का रखा होता है, एक मार्क फाइनल आंसर का रखा होता है, बच्चे ब्रैकेट्स में वर्किंग शो नहीं करते, जिसकी वजह से उनको दो में से खाली एक मार्क मिलता है। ठीक है, मैं क्या वर्किंग्स बोल रहा हूँ सुने। जैसे ये रेंट रिसीवेबल थी, इसमें एक वर्किंग थी ऊपर, प्लस माइनस कुछ हुआ था। क्या हुआ था बेटा, रेंट रिसीवेबल का अमाउंट कैसे आया था, 8500 प्लस 150, तो आपने ये शो करना पड़ेगा 8500 प्लस 150, ये सारी वर्किंग्स ब्रैकेट में 8500 प्लस 150, ये इस तरह वर्किंग ब्रैकेट में आगे शो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंडेटरी है, लाजमी है। जितनी ज्यादा वर्किंग शो हो सके उतनी ज्यादा वर्किंग्स आप शो कर कराएंगे। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर ये डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वर्किंग तो इतनी लंबी है, ये शो करना, ये ना शो करें, इतनी जगह ही नहीं ना, शो ही नहीं कर सकते आप, इतनी लंबी वर्किंग है। ठीक है, तो उसके अलावा चलें, अदर इनकम सारी हो गई, ऐड अप करा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले गया बेटा। तो मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ फ़ोन में और अदर इनकम सारी ऐड अप कर रहा हूँ, अदर इनकम का फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले जाऊंगा। 8650 प्लस 1800 प्लस 2100, फाइनल आंसर इज 12550। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये अदर इनकम का फाइनल आंसर आ गया। इफ़ यू गाइज वांट, आप ग्रॉस प्रॉफिट में ये अदर इनकम का आंसर प्लस कर कर यहाँ एक नया आंसर निकाल कर रख लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखता। ठीक है, अगर किसी को करना है ग्रॉस प्रॉफिट और ऐड ऐड अदर इनकम करके नया आंसर निकाल लें, लेकिन मैं नहीं निकालता। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक साथ एक्सपेंस और इसकी वर्किंग साथ करता हूं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया, अदर इनकम का फाइनल आंसर निकालकर मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब मैं हेरिंग डालता हूँ लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, लेस एक्सपेंसेस। अब जितने भी एक्सपेंसेस है ना बेटा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सबको आप लाइन से पहले कॉलम में लोगे। ठीक है, फिर ऐड अप करके फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाओगे। तो आ जाए, जिस तरह भी आपको सारी अदर इनकम्स पे टिक लगवाया था ना, उसी तरह आपको सारे एक्सपेंसेस पर टिक लगवाते हैं कि क्या क्या एक्सपेंस इन द क्वेश्चन है जो आएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो आ जाए जरा, रेड पेन से लगाएंगे एक्सपेंसेस पर टिक। ठीक है भाई, आ जाए भाई। भाई ये सारे तो नॉन करेंट एसेट्स हैं, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। ये प्रोविजन फॉर डेप, ये नॉन करंट एसेट्स की टोटल पुरानी डेप है, ये भी कोई एक्सपेंस नहीं है। रेवेन्यू नहीं, परचेजेस नहीं, रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं, कैरेज इनवर्ड्स नहीं। पहला एक्सपेंस मिल गया बेटा, वेजेस एंड सैलरीज। मोटर व्हीकल एक्सपेंस, रेंट पेबल इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। रेंट रिसीबल नो अदर इनकम है। कैपिटल नहीं, ड्रॉइंग्स नहीं, बैंक लोन नहीं। बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज एक्सपेंस, यस, बैंक इंटरेस्ट पेड। उसके बाद इन्वेंट्री नो, हीट लाइट एंड पावर, यस। एडवर्टाइजिंग भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, यस। डिस्पोजल बेटा गेन है, लॉस होता तो एक्सपेंस होता, गेन है तो अदर इनकम में जा चुका है। बैंक नो, ट्रेड पेबल नो, ट्रेड रिसीबल नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नो। बेटा ये क्वेश्चन, ये एक्सपेंसेस तो आपको क्वेश्चन में गिवन थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 एक्सपेंसेस इन द क्वेश्चन है। इसके बाद आप लाजमी क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, अब आप जाएंगे एडजस्टमेंट्स पर, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर, वहां पर भी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। तो आ जाए, लेट्स चेक। पहली एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, पहली एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, तीसरी में रेंट पेबल है लेकिन उस पर ऑलरेडी आप ऊपर टिक लगा चुके हैं तो कोई नया एक्सपेंस नहीं है। अब फोर्थ में जनरल एक्सपेंस और वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है लेकिन इस पर आप ऑलरेडी ऊपर टिक लगा चुके हैं, तो यहां भी कोई नया एक्सपेंस नहीं है। फिफ्थ में भी कोई एक्सपेंस नहीं है, सिक्स में भी नहीं है। सेवेंथ एडजस्टमेंट तो पूरी की पूरी एक्सपेंस है, सेवेंथ एडजस्टमेंट तो पूरी की पूरी एक्सपेंस है बेटा। करंट ईयर की जो डेप्रीसिएशन होती है ना, करंट ईयर में जो एक साल में नॉन करंट एसेट्स पर डेप लग रही है, वो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाती है। तो ये आपकी आ गई बेटा डेप ऑन प्रेमिसेस, ये आपकी आ गई डेप ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये आपकी आ गई डेप्रीसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये तीनों एक्सपेंस में जाएंगी। और उसके बाद एडजस्टमेंट 8 में भी एक्सपेंस है बेटा, इररिकवरेबल डेट। देखिए ये तो अदर इनकम थी आपकी, ये तो डिक्रीज था, इंक्रीज होता तो एक्सपेंस में जाता, लेकिन इररिकवरेबल डेट तो एक्सपेंस है ना, तो ये 750 इररिकवरेबल डेट भी एक्सपेंस में जाएगा। बेटा मैंने जितने भी एक्सपेंसेस थे ना शुरू से लेकर आखिर तक, सारे एक्सपेंसेस पर टिक लगवा दिया आप लोगों को। अब हम इनको कहां पर लेकर जाएंगे बेटा, अब इन एक्सपेंसेस को जो है हम इनकम स्टेटमेंट में लाइन से डाल देते हैं पहले कॉलम में। ओके गाइस, तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा था भाई, जिन एक्सपेंसेस में भी वर्किंग है ना उनके आगे ब्रैकेट्स में शो करनी पड़ेगी बेटा वर्किंग। ठीक है, तो आ जाए बेटा, सबसे पहला एक्सपेंस वी हैड वेजेस, या वेजेस एंड सैलरीज 42,700, 41,000 प्लस 1,700, 42,700। ओके, 42,700 वेजेस एंड सैलरीज, 42,700, 42,700 wages and salaries, for working 41,000 प्लस 1,700, 42,700, फाइनल आंसर चले गया बेटा। आफ्टर वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास क्या था, आफ्टर वेजेस एंड सैलरीज वी हैव मोटर व्हीकल एक्सपेंस, दैट इज 6,800, कोई वर्किंग नहीं है इसमें, डायरेक्टली चली जाएगा 6,800। तो नीचे गए 6,800 मोटर व्हीकल एक्सपेंस,
आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सपेंस बेटा हमारे पास क्या था क्वेश्चन में? रेंट पेबल वर्किंग है 15,000 माइनस 3,000 12,000, ठीक है। रेंट पेबल, फाइनल आंसर इज 12,000। रेंट पेबल 15,000 माइनस 3,000, ठीक है। वर्किंग भी शो हो गई बेटा। आफ्टर रेंट पेबल हमारे पास है बैंक इंटरेस्ट पेड। देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आगे क्वेश्चंस में, नेक्स्ट टॉपिक के भी क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है। देखिए हमने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक्सपेंस जितना हम पे करते हैं वो वाला अमाउंट नहीं डालते हम इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। जितना पूरे साल का एक्सपेंस बनता है ना, वो डालते हैं हम इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, आपका करंट ईयर का टोटल रेंट एक्सपेंस बनता है 50,000, आपने पे करा है 10,000, आप 10,000 नहीं डालोगे, 50,000 था ना पूरे साल का, तो 50,000 डालोगे। तो इसी तरह अगर आप देखो, आपको यहां पर गिवन है बैंक इंटरेस्ट पेड, मतलब इस साल लोन पे इंटरेस्ट पे कितना करा, जितना अमाउंट पे करा वो डालते हो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में? नो, जितना पूरे साल का बनता है एक्सपेंस वो डालते हो। अब बच्चे बोल रहे होते हैं सर यहां तो हमें इंटरेस्ट पेड ही गिवन है कि भाई कितना पे करा, पूरे साल का कितना इंटरेस्ट है कैसे पता लगाएं? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही थी, बैंक लोन से पहले उसके पूरे एक साल के इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन होती है। तो आप बैंक लोन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, आपके पास पूरे एक साल का जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है वो आ जाएगा। तो बेटा चेक कर लेते हैं कितना है। 50,000 बैंक लोन है, 50,000, और इंटरेस्ट पूरे एक साल का 6% है उसका, तो मल्टीप्लाई बाय 6%, आंसर कितना आया? 3,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल का इंटरेस्ट वॉज 3,000, पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता 3,000 था, और आपने पे भी 3,000 करा। तो मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक्सपेंस में 3,000 ही जाएगा। लेकिन अब टेंशन वाली बात कब होती? जब आपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा, पूरे साल का इंटरेस्ट आ रहा है 3,000, यहाँ लिखा हुआ था 2,000, कितना लिखा हुआ था कि पे करा है 2,000, तो इसका मतलब क्या होता कि 1,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रूड है। 1,000 भी इस साल का था लेकिन पे नहीं करा, तो फिर 1,000 ऐड हो जाता, पूरे साल का जो 3,000 आता ना, ये है पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जाता है इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। और ये जो 1,000 है ये एक्सपेंस अक्रूड हो जाता है, ये एसओएफई में चले जाता, ठीक है। और अगर देखिए आपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा, पूरे साल का इंटरेस्ट आया 3,000, और यहाँ लिखा हुआ है 5,000 पे करा है, तो इसका मतलब क्या होता? 5,000 पे करा है, इसका मतलब क्या होता? 2,000 प्रीपेड एक्स्ट्रा पे हो गया है। तो यहां से आप माइनस करते 2,000, और 3,000 आता ना पूरे साल का करंट ईयर का टोटल, ये जाता है इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में, और 2,000 आपका एक्सपेंस प्रीपेड हो जाता, ये एसओएफपी में चले जाता, ठीक है। लेकिन अभी कोई ऐसा सीन नहीं है, पूरे साल का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,000 और आपने पे भी 3,000 करा है, मतलब कुछ अक्रूड प्रीपेड नहीं है, पूरे साल का 3,000 ही बनता है, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में 3,000 ही जाएगा, ठीक है। तो बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,000 ये डाल देते हैं, बैंक लोन इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक लोन इंटरेस्ट 3,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट एक्सपेंस इज हीट लाइट एंड पावर 5,050। 5,050 हीट लाइट एंड पावर डाल दी, हीट लाइट एंड पावर, ठीक है भाई। उसके बाद हीट लाइट एंड पावर के बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गया 9,000, और जनरल एक्सपेंस में वर्किंग भी है ना, पहले एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डाल देते हैं 9,000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, उसके बाद था जनरल एक्सपेंस, ठीक है भाई। जनरल एक्सपेंस का मेरे ख्याल से जो फाइनल आंसर है, दैट इज करेक्टेड आंसर, दैट इज 20,300, लेकिन इसमें वर्किंग है 17,700 प्लस 2,600, ठीक है। 17,700 प्लस 2,600, 17,700 प्लस 2,600, तो ये आ गया 20,300, ओके। ये आपने सारे ये आपने सारे क्वेश्चन वाले एक्सपेंस डाल दिए। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स वाले एक्सपेंसेस पर ना, क्या थे भाई? बेटा तीन एक्सपेंस तो ये रहे, बच्चे बोलते हैं सर इनको ऐड अप करके डाल दे, नो बेटा, ये तीनों अलग अलग नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन है, तो ये अलग अलग ही जाएंगी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स 12,000, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट 10, मोटर व्हीकल 10,500, एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग 1,900। 12,000, 10,500, 1,900, 12,000, 10,500,
एंड 1900। बेटा डाल देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन प्रेमिसेस। डेप्रीसिएशन ऑन प्रेमिसेस, उसके बाद बेटा डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर, उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। अच्छा यार देखिए, वैसे डेप्रिसिएशन की वर्किंग शो करना इज नॉट जरूरी, लेकिन मैंने आपको बोला ना जितनी ज़्यादा वर्किंग हो सकती हैं वो शो कर कराएं, ठीक है उसको। तो अब ये डेप्रिसिएशन की आप वर्किंग शो कर सकते हैं। इसमें क्या करा था हमने, 12,000 डिवाइड 1,20,000 डिवाइड बाई 10, तो आपने भाई वर्किंग शो करनी है तो कर दें, ज़रूरी नहीं है वैसे। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10। और इसमें क्या वर्किंग थी, इसमें हम बस इतनी सी वर्किंग शो कर देंगे कि 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%। वैसे ज़रूरी नहीं है डेप्रीसिएशन की वर्किंग शो करना, ठीक है। 42,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, और इसमें था 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%। ओके। अब लास्ट एक्सपेंस मेरे ख्याल से रह गया, लास्ट एडजस्टमेंट में एक आखिरी एक्सपेंस था, इररिकवरेबल डेट 750। बेटा ये डालेंगे इररिकवरेबल डेट 750। इररिकवरेबल डेट 750। अब क्या करना है बेटा, सारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए, लाइन से ये सारे एक्सपेंसेस ऐड अप करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे। तो अब मैं सारे एक्सपेंसेस ऐड अप कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं भाई मेरा एक्सपेंसेस का आंसर कितना आ रहा है टोटल। ओके, 42,700 प्लस 6,800 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 5,050 प्लस 9,000 प्लस 20,300 प्लस 10,500 प्लस 1,900 प्लस 750। यस, सब ले लिया मैंने। यस, मेरा जो फाइनल आंसर मीत बिल्कुल ठीक का आपने, 1,24,000 आ रहा है। 1,24,000 इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, चूंकि एक्सपेंसेस का जो टोटल आंसर है वो लेस होता है ना। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुने, ये आ गया एक्सपेंसेस का फाइनल आंसर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट लूंगा, उसमें पहले प्लस करूंगा ये अदर इनकम, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करूंगा ये एक्सपेंसेस, तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट या लॉस का आंसर आएगा। लेकिन जिन लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस करके नया आंसर निकाला हुआ था, तो वो इस वाले आंसर नए आंसर में से वो बस ये एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो उनका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब मैं जो है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अदर इनकम प्लस करके नया आंसर नहीं निकालता, तो ये तीनों वर्किंग्स मैं एक साथ करता हूँ। फिर एंड में ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें प्लस करूंगा या अदर इनकम का आंसर, तो 1,333,000, 1,333,000 प्लस 12,550 एंड माइनस 1,24,000, 1,24,000। तो बेटा लाइन बनाई, फाइनल आंसर आ चुका है, दैट इज 21,850। पॉजिटिव आ रहा है, इसके नीचे दो लाइनें डलेंगी और ये मेरा प्रॉफिट है। इसको आप प्रॉफिट बोल लें, नेट प्रॉफिट बोल लें, प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल लें, सेम थिंग। 21,850, यस इट्स करेक्ट, दिस इज द प्रॉफिट। तो बेटा इस तरह बनती है पूरी इनकम स्टेटमेंट। एवरीवन प्लीज रिप्लाई करें चैट पर, जल्दी से बताएं ये जो पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इज इट क्लियर गाइज और नॉट। क्या ये 100% क्रिस्टल क्लियर है बेटा सबको, एवरीवन ओके की रिपोर्ट है या नहीं, जल्दी से बता दें। इज इट क्लियर गाइज एवरीवन, 100%? ओके ग्रेट, ठीक है जी। अब अब चलते हैं पार्ट बी, दैट इज व्हाट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आई नो क्लास 9 o'clock तक थी, लेकिन मैं 15-20 मिनट्स क्लास एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट करेंगे, फिर ये क्लास एंड करेंगे, ठीक है गाइस। तो एसओएफपी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मेरे ख्याल से 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, हमारी एसओएफपी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं क्लास फौरन से एंड कर दूंगा। ओके, सो आ जाए, पार्ट बी इज प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी फॉर्मेट लास्ट से लास्ट क्लास में आप लोगों को लिखवा दिया था और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो आ जाए, लेट्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यू गाइस नो, एसओएफपी में बेटा सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हेडिंग डलती है बेटा नॉन करंट एसेट्स की, किसकी, नॉन करंट एसेट्स। हेडिंग डाल दी नॉन करंट एसेट्स की। यू गाइस नो, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट सबसे पहले कॉलम में लेनी होती है, ठीक है।
फिर बीच वाले कॉलम में उस कॉस्ट में से जो उनकी अक्यूमुलेटेड डेप है ना, दैट इज टोटल डेप जो लग चुकी है नॉन करंट एसेट पे। कॉस्ट पहले कॉलम में ली, दूसरे कॉलम में अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप ली, कॉस्ट में से माइनस करी अक्यूमुलेटेड डेप, तो लास्ट कॉलम में हमारे पास नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू आ जाती है जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो बेटा ऊपर सवाल में जाकर देख लेते हैं कितने नॉन करंट एसेट्स थे सर, कितने नॉन करंट एसेट्स थे, ऊपर सवाल में जाकर देखें। हाँ भाई, नजर आ रहे हैं कितने नॉन करंट एसेट्स थे? तीन। प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। नीचे गए, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, यस, तीन नॉन करंट एसेट्स थे। प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल्स एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग। अच्छा जी, तीनों की कॉस्ट कितनी कितनी थी देखना भूल गया था मैं। प्रेमिसेस की कॉस्ट इज 1,20,000। मोटर व्हीकल की कॉस्ट इज 52,000। बेटा वर्किंग शो कर देना 40,000 प्लस 12,000 वाली ब्रैकेट में। 1,20,000, 52,000 एंड फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट इज 19,000। तो 1,20,000, 52,000 एंड 19,000 पहले कॉलम में कॉस्ट 1,20,000, 52,000 एंड 19,000। इधर ब्रैकेट में वर्किंग शो कर दी 40,000 प्लस 12,000। ओके, अब बेटा बीच वाले कॉलम में जो है ना, आपने ये जो कॉस्ट में से इनकी जो टोटल डेप है ना वो क्या करनी है, डिडक्ट करनी है। ओके, लेस करनी है। अब टोटल डेप, अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप कैसे आएगी? देखो, एक डेप गिवन थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में, वो होती है अक्यूमुलेटेड डेप, वो होती है टोटल पुरानी डेप। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि प्रेमिस की ऊपर चलें, क्वेश्चन में एक ही गिवन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसकी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल पुरानी डेप गिवन है बेटा किसकी, प्रेमिस की। ये प्रेमिस की टोटल पुरानी डेप है 72,000। क्या है ये, पुरानी डेप है 72,000। ये पुरानी है, हमें टोटल चाहिए, ये टोटल पुरानी है। 72,000 पुरानी है, इसमें आप प्लस कर देंगे करंट ईयर की, जो एडजस्टमेंट में निकाली थी ना वो करंट ईयर की थी, तो ये पुरानी डेप्रिसिएशन में करंट ईयर की ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द टोटल डेप, दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप। तो प्रीमिसेस की पुरानी डेप है 72,000 और करंट ईयर में बेटा प्रीमिसेस पे कितनी डेप लगी थी, 12,000। तो 72,000 प्लस 12,000 इज 84,000। तो बेटा आप लोग यहां पर जो है ना, प्रेमिसेस की जो टोटल डेप, अक्यूमुलेटेड डेप लेंगे, वो हम यहां पर जो कॉस्ट में से माइनस करेंगे, दैट विल बी 84,000। इसी तरह आप बाकियों की भी निकाल लें। मोटर व्हीकल्स की जो पुरानी डेप गिवन है, जो मोटर व्हीकल्स के ऊपर टोटल पुरानी डेप, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज 10,000। ये टोटल पुरानी है। करंट ईयर में बेटा कितनी लगी, पुरानी 10,000 है, करंट ईयर में लगी 10,500, तो टोटल कितनी हो गई, 20,500। तो यहां पर हम कितनी ले लेंगे, 20,500। इसी तरह जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग है, उनकी पुरानी डेप कितनी है बेटा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की जो पुरानी डेप्रिसिएशन है, दैट इज 7,600 प्लस करंट ईयर की, एडजस्टमेंट में निकाली थी करंट ईयर की। 7,600 प्लस करंट ईयर की बेटा इट वाज 1,900। 7,600 प्लस 1,900 इज, करके देख लें, 9,500 ही आएगा, यस, 9,500। अब देखें ये कॉस्ट है, कॉस्ट इनमें से लेस करें अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप, तो नेट बुक वैल्यू जो हमें चाहिए ना नॉन करेंट एसेट की, वो आ जाएगी। तो बेटा प्रेमिसेस की 124, 120 माइनस 84,000, दैट इज 36,000। 52,000 माइनस 20,500, 31,500। ओके, 19,000 माइनस 9,500, 9,500 ही आ गई। ओके, एडअप की बेटा तीनों नॉन करंट एसेट्स की नेटबुक वैल्यू को एडअप करा, नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज 36,000 प्लस 31,500 प्लस 9,500, तो द फाइनल आंसर इज 77,000। बेटा नॉन करंट एसेट्स के बाद किसकी हेडिंग डलती है, करंट एसेट्स की हेडिंग डलती है। एंड यू गाइस नो, मैक्सिमम, मैक्सिमम एक बिजनेस में कितने करंट एसेट्स हो सकते हैं, पांच, मैक्सिमम पांच। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश, बैंक, अदर रिसीवल। सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री डालना जरूरी है। एंड यू गाइस नो बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलवेज इन एडजस्टमेंट्स। और कितनी है बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज 19,500। ओके, पहले कॉलम में ले ली 19,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आपने जो लेना है लें, मैं ट्रेड रिसीवल लेता हूं। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवल ले लेते हैं। एंड आई होप यू गाइस रिमेंबर, मैंने जब फॉर्मेट समझा रहा था तो बड़ा फोकस एम्फसाइज कर कर यहां पे समझाया था कि ट्रेड रिसीवल आपने किस तरह लेना है एसओएफपी में। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में जो ट्रेड रिसीवल गिवन है बोले, उनमें से जो पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए वो माइनस करें, माइनस करें, और जो आंसर आएगा उसको पहले कॉलम में ले लें ट्रेड रिसीवल के। ठीक है, ऐसा कर लें पहले।
तो बेटा ऊपर गए, ट्रेड रिसीवेबल का जो फाइनल आंसर है दैट इज, ओ, साल के आखिर के जो ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 23250। इररिकवरेबल डेट हुए थे ना पैसे, लास्ट एडजस्टमेंट में गिवन है 23250 माइनस इररिकवरेबल डेट कितने हुए थे 750। तो 23250 माइनस 750 करा तो आपके पास आंसर आएगा 22500। यहाँ ब्रैकेट में वर्किंग भी शो कीजिएगा, 23250 माइनस 750, 22500 पहले कॉलम में ले लिए। अब इन इस ट्रेड रिसीवल के आंसर में से कुछ एक चीज लेस करनी है, फिर ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर आएगा जो बीच वाले कॉलम में चले जाएगा। ओके, तो क्या करना होता है बेटा, लेस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा क्लोजिंग प्रोविजन लास्ट एडजस्टमेंट में निकाला था, क्लोजिंग प्रोविजन कितना था आ जाए आपको दिखाता हूं। क्लोजिंग पीएफडीडी, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट वाज 900। ठीक है, ये आप लेस कर देंगे तो फाइनल आंसर जो है वो बीच कॉलम में चले जाएगा। तो 22500 माइनस 900 बेटा कितना हो जाता है, 21600। इस तरह आपने ट्रेड रिसीबल हमेशा ऑलवेज इन एसओएफपी इस तरह ही डालना है ट्रेड रिसीबल को। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ट्रेड रिसीबल आ गया, उसके बाद कैश या बैंक, जाकर देख लें क्वेश्चन में गिवन होगा। भाई पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्लीज बताएं क्या कोई कैश या बैंक है। बिल्कुल ठीक जवाब। सर पूरा सवाल चेक कर लिया, कैश तो नहीं है बेटा, कैश नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन बैंक तो है। बैंक का बैलेंस कितना है बेटा, बैंक का करेक्टेड बैलेंस इज 1350 डेबिट। डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, इतना पैसा बैंक में पड़ा है तो ये करंट एसेट है। यस, 1350 बैंक करंट एसेट में ही आ जाएगा। अगर ये क्रेडिट नेगेटिव बैलेंस होता तो फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, करंट लायबिलिटी में जाता। तो बेटा 1350 पॉजिटिव बैलेंस है, 1350 आ जाएगा आपका यहाँ पर बैंक। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री चली गई, ट्रेड रिसीवल हो गया, कैश नहीं है, नहीं आया, बैंक डाल दिया, आखिरी चीज रह गई अदर रिसीवल। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। अदर रिसीवेबल में दो चीजें एडअप होकर जाती हैं, एक्सपेंस आपका जितने से प्रीपेड है वो अमाउंट, और इनकम आपकी जितने से अक्रूड है वो अमाउंट। ठीक है, वो अदर रिसीवेबल होता है। अब एक्सपेंस कितने से प्रीपेड है, इनकम कितने से अक्रूड है, वो आपको एडजस्टमेंट में बताया हुआ होता है। तो अब बच्चे बोलते हैं सर क्या दोबारा एडजस्टमेंट रीड करें, मैं बोलता हूं नो। मेरी आदत है मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करवाते वक्त ही आपको जो जो अदर रिसीवल होता है वो ओ आर के नाम से मेंशन करवा देता हूं। तो बस ऊपर जाएं, सवाल में जाकर देखें ओ आर क्या क्या मेंशन हुआ हुआ है, बस वो एड अप करके अदर रिसीवल के नाम से डाल दें एसओएफपी में। दो ओ आर हैं बेटा, एक ओ आर ये रहा 3000 और दूसरा ओ आर है 150। तो बेटा 3000 प्लस 150 आप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, हल्का सा दोबारा से इंटरनेट इशू आ गया था, तो बस बिल्कुल सेकेंड के लिए हमारा डिस्कनेक्ट हुआ था। आ जाए लेट्स कंटिन्यू, जल्दी से एसओएफपी कंप्लीट करनी है हमने। ठीक है, तो सुने बहुत गौर से मेरी बात। बेसिकली लास्ट चीज़ पर हम थे, करंट एसेट में हम डाल रहे थे अदर रिसीवल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अदर रिसीवल में बेटा दो चीज़ें जाती हैं, एक्सपेंस जितने से प्रीपेड हो और इनकम जितने से अक्रूड हो, वो दोनों अमाउंट्स एड अप होकर चले जाते हैं अदर रिसीवल में। ये दोनों चीज़ें अदर रिसीवल होती हैं। अब एक्सपेंस कितने से प्रीपेड है, इनकम कितने से अक्रूड है, ये आपको बेटा एडजस्टमेंट में बताया हुआ होता है। तो अब बच्चे पूछते हैं हमें दोबारा एडजस्टमेंट रीड करनी पड़ेगी, मैं बोलता हूँ नो। मेरी आदत है मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करवाते वक्त ही जो जो चीज़ अदर रिसीवल होती है उसको ओ आर के नाम से मेंशन करवा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पर हम गए, दो ओ आर हमें नजर आ रहे थे, एक 150 एक 3000। तो बस बेटा 3000 150 ये दोनों अदर रिसीवल हैं, दोनों को प्लस करें, 3150 आ गया आपका अदर रिसीवल का आंसर। ठीक है, इसकी वर्किंग शो करिएगा, 3000 प्लस 150
3150 बेटा अदर रिसीवेबल आ गया, डाल दिया हमने किस नाम से, अदर रिसीवेबल। बेटा सारे करंट एसेट्स पूरे हो गए, ऐड अप करें बेटा, चारों करंट एसेट्स को फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएं। कितना आ रहा है भाई, प्लीज एवरीवन, बिल्कुल ठीक जवाब 45,600। एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 19,500 प्लस 21,600 प्लस 1350 प्लस 3150, 45,600 बेटा, ये हमारे एस कर करंट एसेट्स का फाइनल आंसर आ गया। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों को प्लस करा, हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स बेटा। ये हमारा एक फाइनल आंसर है। इस टोटल एसेट्स के नीचे दो लाइनें डालनी होती हैं। कितना आ रहा है बेटा टोटल एसेट्स का आंसर, 77,000 प्लस 45,600। तो 77,000 प्लस 45,600 वी गेट 122,600। टोटल एसेट्स आ गए। हाँ जी, यहां तक क्या 100% सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? यहां तक भाई परफेक्ट जा रहे हैं एवरीवन, प्लीज जल्दी से बता दे सब। ओके, अब बेटा टोटल एसेट्स के बाद हेडिंग डलती है कैपिटल की। कैपिटल का फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को फॉर्मेट वाली क्लास में, क्या होता है कैपिटल में, बस ओपनिंग कैपिटल लेते हैं। हमने तो इनकम स्टेटमेंट अभी भी बनाई ना, हमें तो पता है प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, अगर लॉस होता है तो वैसे लेस करते हैं। प्रॉफिट है तो हम लिख रहे हैं ऐड प्रॉफिट, और लेस ड्राइंग्स। बस ये तीन चीजें करनी है, हमारे पास हमारे कैपिटल का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल, ऊपर आप जाएंगे क्वेश्चन में जो भी कैपिटल गिवन होता है ना क्वेश्चन के अंदर, दैट इज ऑलवेज द ओपनिंग कैपिटल। ऊपर गए, ओपनिंग कैपिटल गिवन है बेटा, कितना गिवन है ओपनिंग कैपिटल, ये रहा आपका कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इज बेटा कितना, कैपिटल इज 40,000। ओके, ओपनिंग कैपिटल हमने ले लिया 40,000। प्रॉफिट बेटा कितना निकाला था, अभी आपको चेक कराता हूँ नीचे जाकर, हमने इनकम स्टेटमेंट में नीचे ले गया ना, प्रॉफिट हमारा है 8150। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट 8150 एंड लेस ड्राइंग्स बेटा, ऊपर टोटल ड्राइंग्स हमने निकाली थी। कितनी थी बेटा टोटल ड्राइंग्स, यहाँ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ड्राइंग्स इज 16,600। ओके गाइस, सब प्लस माइनस करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे। 40,000 प्लस 8150 माइनस 16,600, फाइनल आंसर बेटा आ गया कैपिटल का राइट कॉलम में 31,550। यस, अब कैपिटल के बाद बेटा क्या हेडिंग डलती है, नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग डालने से पहले चेक कर लिया करें क्या क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी है भी या नहीं, क्योंकि एक ही हो सकती है ना, सिर्फ मैंने पढ़ाया है फॉर्मेट पढ़ाते हो, सिर्फ एक ही एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक लोन जो एक साल के बाद वापस करना हो, क्या बैंक लोन है। ऊपर क्वेश्चन में चलें, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में एक ही बैंक लोन है। अब ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, मेरे ख्याल से मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपका ईयर एंड हो रहा है 2018 में और बैंक लोन रीपे करना है 2020 में, एक साल के बाद रीपे करना है। यस, दिस इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन। तो आपका लॉन्ग एक ही बैंक लोन है और वो लॉन्ग टर्म बैंक लोन है 50,000। तो आप लोग नीचे गए, ये एक ही होती है नॉन करंट लायबिलिटी, तभी इसका डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में आंसर आ जाता है, ठीक है। बैंक लोन 50,000, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर हो गया। अब लास्ट चीज बेटा, बस एंड है, करंट लायबिलिटी की हेडिंग डलती है। हाँ जी, मैक्सिमम कितनी करंट लायबिलिटीज, एक क्वेश्चन में मैक्सिमम देयर कैन बी 4 करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, अदर पेबल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन इतना बेसिक कॉमन सेंस आप लोगों में होना चाहिए है कि सर ऊपर क्वेश्चन में बैंक लोन सिर्फ एक ही है, वो लॉन्ग टर्म है, तो वो एनसीएल में चले गया नॉन करंट लायबिलिटी में। कोई शॉर्ट टर्म बैंक लोन है ही नहीं सर, मतलब आएगा ही नहीं। बैंक सर, बैंक पॉजिटिव था, करंट एसेट में जा चुका है, अगर नेगेटिव होता तो यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में आता ना, मतलब सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्वेश्चन में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं, दैट इज ट्रेड पेबल एंड अदर पेबल, मेरे ख्याल से दोनों गिवन है। ऊपर चलते हैं बेटा ट्रेड पेबल, ऊपर चलते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 23050। यस, 23050 ट्रेड पेबल हो गए, वो आप ले लें पहले।
23050 ट्रेड पेबल। बेटा ट्रेड पेबल के बाद दूसरी क्या, अदर पेबल। यू गाइस नो, फॉर्मेट बताते वक्त भी एक्सप्लेन करा है कि अदर पेबल में दो चीजें हो सकती हैं। अदर पेबल, जितने से आपका एक्सपेंस अक्रूड है और जितने से आपकी इनकम प्रीपेड है। एक्सपेंस अक्रूड एंड इनकम प्रीपेड इज अदर पेबल। अब एक्सपेंस कितने से अक्रूड है, इनकम कितने से प्रीपेड है, ये आपको एसओएफपी में बताया हुआ, ओ सॉरी एडजस्टमेंट में बताया हुआ होता है। तो बच्चे बोलते हैं सर क्या दोबारा एडजस्टमेंट रीड करनी पड़ेगी? नो बेटा, मेरी आदत है मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करवाते वक्त ही आपको जो जो चीज अदर पेबल है उसको ओपी के नाम से मेंशन करा देता हूं। तो सिंपली बस क्वेश्चन में जाएं और देखें किस किस चीज के साथ ओपी लिखा हुआ है। सर दो ओपीज हैं, एक अदर पेबल 1700, दूसरा अदर पेबल 2600। तो बेटा ये दोनों ऐड अप होकर चले जाएंगे 1700 प्लस 2600। 1700 प्लस 2600 अदर पेबल। बेटा 1700 प्लस 2600 अदर पेबल आ गया 4300। बस सर हो गई दोनों करंट लायबिलिटीज, ऐड अप करें फाइनल आंसर राइट कॉलम में। 23050 प्लस 4300, करंट लायबिलिटीज का जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 27350। बेटा कैपिटल का फाइनल आंसर प्लस नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर प्लस करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, इन तीनों आंसर्स को ऐड अप करेंगे, लाइन बनाएंगे, नया आंसर आएगा जिसका नाम होगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। और ये भी एक फाइनल आंसर है, इसके नीचे भी दो लाइनें डलेंगी। और ये आंसर कितना आ रहा है, लेट्स चेक। 31550 प्लस 50,000 प्लस 27350। सर 31550, 31550 प्लस 50,000 प्लस 27350। हाँ जी, मेरा आंसर तो भाई आ रहा है 108,900। वाई ऐसा क्यों भाई, गलत क्यों आ रहा है? 31550 प्लस 50,000 प्लस 27350। भाई कोई एरर हो गया है जल्दबाजी में? कोई एरर हो गया है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल 40,000 प्लस वर्किंग्स एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, एरर हुआ भी होगा तो यही होगा। अरे 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 अरे, माय बैड बेटा, नजर आ गई। कैपिटल में प्रॉफिट 8150 नहीं है। यस यस, 8150 नहीं है, प्रॉफिट कितना था? 21850 है। सॉरी सॉरी, 21850, माय बैड। बेटा ये जो है ना, प्रॉफिट यहां पर गलत लिया है, 21850। तो मतलब ये कैपिटल का आंसर चेंज हो जाएगा ना बेटा। 40,000 प्लस 21850 माइनस 1600, व्हाट विल बी द कैपिटल का फाइनल आंसर? 40,000 प्लस 21850 माइनस 16,600। यस, 45250। तो बेटा आप चेक करें, अब मैच हो रही है एसओएफपी। 45250 प्लस 50,000 माइनस 27350, 45250 प्लस 50,000 प्लस 27350। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, मुबारक हो सबको कि हमारी एसओएफपी मैच हो चुकी है। आप देख सकते हैं बेटा, टोटल एसेट्स एंड टोटल कैपिटल लायबिलिटीज का आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स हमने 100% एस इनकम स्टेटमेंट भी और एसओएफ भी बिल्कुल करेक्ट बनाई है, बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है, किसी चीज में बेटा कोई मसला नहीं है। सो बेटा एसओएफ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को, यस बेटा मीत, सॉरी अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक करा, आपने मुझसे एक चीज पूछी थी, मैं आपको बताता हूँ। वो मैं क्वेश्चन पर आ चुका था, अब मैं सॉल्व करने में इतना वो हो गया कि मैं आपकी क्वेरी का जवाब देना भूल गया। मीत आपने एक चीज मुझसे पूछी थी यहां पर, आई होप, यस मेरे ख्याल से आपने बोला सर ये जो प्रेमिसेस पे डेप लगी है कौन से मेथड से लगी है? मीत मैंने डेप्रीसिएशन में पढ़ाया था, जब भी किसी नॉन करेंट एसेट की लाइफ गिवन हो ना, तो उस पे स्ट्रेट लाइन मेथड का जो लाइफ वाला फॉर्मूला होता है ना, उससे डेप निकलती है पर ईयर। तो इधर वो स्ट्रेट लाइन मेथड का लाइफ वाला फॉर्मूला था ना, कॉस्ट ऊपर से कॉस्टली, स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं थी जीरो, डिवाइडेड बाय लाइफ, प्रेमिसेस की लाइफ 10 ईयर्स, तो पर ईयर डेप आ गई थी। क्लियर है मीत, यस और नो? हाँ जी मीत, इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। सो बेटा अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई चीज ना समझ आई हो, आई एम हेयर, मुझसे पूछ लें। अगर सबको क्लियर है तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखेंगे भाई।